हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में केंद्र और राज्य संबंध उसके बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं। उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जब आप विज़िट करोगे तो वहाँ पे आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जितनी भी वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं उनको जो है आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हमारा केंद्र और राज्य संबंध उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा छोटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं केंद्र और राज्य संबंध के भारतीय संविधान में। केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध की बात करें तो संबंध का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर चलना, यानी कि ऐसा सिस्टम बनना जिसमें केंद्र और राज्य आपस में मिलजुल कर काम करें। तो उसके बारे में बात करते हैं केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है, भारत जो है वो संघीय राज्य है, यानी कि संघीय है। संघीय का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या हुआ, इसमें शक्तियों का विभाजन और बंटवारा किया गया है। इसमें क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन और बंटवारा किया गया हो, चाहे वो कार्यकारी शक्ति हो, चाहे वो कार्यकारी शक्ति हो, चाहे वो विधायी शक्ति हो, चाहे वो कार्यकारी शक्ति हो, चाहे वो विधायी शक्तियाँ हों, या चाहे वो वित्तीय शक्तियाँ हों, चाहे कौन सी हों शक्तियाँ हों, वित्तीय शक्तियाँ हों, इनको केंद्र और राज्य में विभाजित किया है। यानी कि केंद्र को अपने पास शक्तियाँ हैं और राज्य को अपने पास शक्तियाँ हैं। लेकिन भारत के संविधान में एक हमारी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, यानी कि न्यायिक शक्तियाँ जो हैं उनका बंटवारा नहीं है। न्यायिक शक्तियों का क्या है, बंटवारा यहाँ पे नहीं किया गया है। न्यायिक शक्तियों का मतलब ये हो गया कि जो कानून राज्य में लागू होते हैं वो जो कानून एक राज्य में लागू होते हैं वो देश में लागू होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। और जो कार्यकारी हैं, विधायी और वित्तीय शक्तियाँ हैं, इनको केंद्र और राज्य के संबंध में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें केंद्र और राज्य संबंध को बनाने के लिए, आगे इनको कंटिन्यू रखने के लिए केंद्र और राज्य संबंध ज़रूरी हो गए। तो इसका जो ज़रूरी ये था कि जो संघीय तंत्र जो है, हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो संघीय तंत्र है, संघीय तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए, संघीय तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्य संबंध का प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारा संघीय तंत्र है उसको किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सके। तो इसके लिए जो केंद्र और राज्य संबंध हैं उनका हम अध्ययन 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। 3 तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया विधायी शक्तियाँ हो गया। फिर हमारा हो गया प्रशासनिक विधायी संबंध यहाँ पे हो गया। फिर हमारा प्रशासनिक संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध। फिर हमारा आता है वित्तीय संबंध। बात करें केंद्र और राज्य संबंध के तो संविधान के भाग यहाँ पे नोट कर लेना है। भाग किसमें, भाग 11 में बताया गया है। और इसको अलग अलग अनुच्छेद में डिवाइड किया गया है। इसको 245 से 255, इसको 256 से 263 और इसको 268 से 293 इसके बारे में बताया गया। यानी कि जो शक्तियों का अध्ययन है वो तीन
भाग में किया गया है। विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया और हमारा वित्तीय संबंध हो गया। तो आज हम बात करते हैं विधायी संबंध की, यानी कि अनुच्छेद 245 से 255 के बारे में। अनुच्छेद 245 से 255 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि विधायी संबंध क्या होते हैं। तो विधायी संबंध की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम विधायी संबंध, विधायी संबंध क्या होता है, यहाँ पे हम इनको 4 प्रकार से देखते हैं। एक हमारा हो गया केंद्र व राज्य सीमांत, केंद्र व राज्य सीमांत क्षेत्र। फिर हो गया विधायी विषयों का बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा हो गया। तीसरा हमारा हो गया राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान हो गया। तीसरा राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। फिर हो गया राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। फिर हमारा हो गया राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो विधायी संबंध की बात करें तो इसको आगे हम 4 भाग में इसको डिवाइड कर दिए। पहला हमारा होगा केंद्र व राज्य सीमांत क्षेत्र, यानी कि केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार डिवाइड की गई। देखो, केंद्र में संसद है और राज्य में हमारा राज्य विधानमंडल होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि संसद अगर जो कोई भी कानून बनाती है, संसद कोई भी क्या करती है, कानून बनाती है, तो वो कानून भारत में सभी जगह लागू होगा, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, वो सब पर लागू होगा। यानी कि जो संसद का कानून बनता है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर क्या होता है, लागू होता है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है। लेकिन जब यहाँ पे कोई राज्य कानून बनाता है तो राज्य का कानून केवल राज्य के ही दायरे में रहता है, यानी कि उस राज्य के दायरे में ही आता है जिसने ये कानून बनाया हो। उसका तभी आगे जा कर के लागू होगा जब उस राज्य की कोई वस्तु या कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे राज्य से संबंधित हो, तो वहाँ पे भी वो कानून लग जाता है। फिर हमारा क्या हो गया, जो भी राज्य संसद क्या होती है, एक अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। यानी कि संसद क्या पूरे भारत में किसी विशेष क्षेत्र में एक कानून बना सकती है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान क्या करती है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। और वो जो क्षेत्रीय विधान कानून होगा वो वहाँ पे लागू होगा। लेकिन यहाँ पे भी जब आप कोई कानून बनाएगा संसद, तो यहाँ पे भी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनको वहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के पास 5 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, दमन एवं द्वीप, दादरा नगर हवेली, ये कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति क्या होते हैं, उनकी संस्कृति और विरासत को उन्नत बनाए रखने के लिए उस कानून को वहाँ पे लागू करना या ना करना वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति उस कानून को अपने हिसाब से उसमें कुछ संशोधन करके वहाँ पे लागू कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। दूसरा हो गया, मान लीजिए असम हमारा जनजातीय प्रदेश है, तो असम में अगर जो कोई भी ऐसा कानून संसद ने बनाया है राज्य पूरे भारत में, तो असम का मुख्यमंत्री का वहाँ पे उसको कैसे लागू करेगा, तो वहाँ पे कुछ वो संशोधन करके वहाँ पे उसको लागू कर देगा। यानी कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे वहाँ की जनजातीय लोगों को कोई भी समस्या हो, तो वहाँ पे उसको संशोधन करके लागू किया जा सकता है। फिर हमारा हो गया विधायी विषयों का बंटवारा। विधायी विषयों का बंटवारा की बात करें तो भारत के संविधान में जो अनुसूची 7 है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी कि हमारी संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और हमारी समवर्ती सूची हो गई। तो यहाँ पे 3 सूचियाँ होती हैं, उन 3 सूचियों के नाम लिख लेते हैं और उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विधायी विषयों का बंटवारा कैसे होता है। तो पहली हमारी होती है संघ सूची, फिर हमारी होती है राज्य सूची, फिर हमारी होती है समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होगी? संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केवल संसद को होता है, और संसद संघ सूची पर कानून बनाती है तो भारत के सभी क्षेत्र पे लागू होती है। भारत के सभी क्षेत्र में वो कानून क्या होता है? लागू होता है। तो संघ सूची में मूलतः कितने हैं? संघ सूची में मूलतः संघ हो गया, राज्य हो गया और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में मूलतः 97 विषय हैं। मूलतः कितने? 97 हैं। और जो हमारी राज्य जो क्या कहते हैं राज्य सूची है उसमें मूलतः 67 हैं, और हमारी जो समवर्ती सूची है उसमें कितने हैं? 47 है। और इन शक्तियों का जो विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। और इनको हम त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहा जाता है। तो संघ सूची के मामले में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको? संसद को है। राज्य सूची के मामले में कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य को है। और समवर्ती सूची के मामले में राज्य को और प्लस केंद्र दोनों को क्या है? कानून बनाने का अधिकार है। अब संघ सूची के जो संघ सूची है उसमें महत्वपूर्ण विषय आते हैं, जिससे हमारा क्या हो गया? हमारा रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, आणविक ऊर्जा हो गया, विदेश मामले, आणविक ऊर्जा हो गया, विदेश मामले हो गए, जनगणना हो गया, विदेशी मामले हो गए, और क्या होगा? हमारा जनगणना भी हो गया। राज्य सूची में क्या आता है? तो राज्य सूची में हमारा आता है जो राज्य से रिलेटेड विषय होते हैं, जैसे स्वास्थ्य क्या कहते हैं, जैसे पुलिस हो गया, स्थानीय बाजार हो गया, मेला हो गया, बाजार हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची में दोनों कानून मिलकर के आते हैं, जैसे हमारा हो गया आपराधिक प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया हो गया, ठीक, सिविल प्रक्रिया संहिता हो गया, ठीक, सिविल प्रक्रिया संहिता हो गया, तलाक हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची सबसे ऊंची होती है। समवर्ती सूची की जो शक्तियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा होती हैं। फिर आती है हमारी समवर्ती सूची, फिर आती है राज्य सूची। अगर राज्य सूची और समवर्ती सूची में कोई भी विभेद होता है तो उसमें समवर्ती सूची ही मान्य होगी। फिर हम आता है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। तो इसमें भी क्या होता है? राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान का मतलब ये हो गया कि राज्य सभा को ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राज्य के हित में ऐसा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद वहाँ पे कानून बना सकती है, और वो कानून उस तिथि से 1 साल तक प्रभावी होता है, और उसके बाद उसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या हो गया? जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो वहाँ पे जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं, और केंद्र क्या होते हैं? अपने हिसाब से वहाँ पे शक्तियों का संचालन करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या होते हैं? शक्तियाँ क्या हैं? बदल जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? राज्य सरकार पूर्णतः जो है निलंबित होने की स्थिति पे आ जाती है, यानी निलंबित हो जाती है, और केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियाँ होती हैं। केंद्र सरकार अपने हिसाब से कानून बनाता है। तो ये रहा केंद्र और राज्य संबंध में हमारा क्या हो गया? विधायी शक्तियाँ। अगली वीडियो में हम केंद्र और राज्य संबंध की जो क्या है प्रशासनिक संबंध हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।